हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान का इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न के पार्ट 12 में। आज हम इसके जो पार्ट 12 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब इससे पहले हम 11 पार्टों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो बिना समय गंवाए मैं सीधे ही आपको आज प्रश्नों पर लेके चलता हूँ। आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो ये है कि गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण कराने वाली श्रृंगार कंवर किसकी रानी थी। गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था श्रृंगार कंवर ने। यह श्रृंगार कंवर किसकी रानी थी? पहली तो बात, ये गोसुंडी की बावड़ी कहाँ पर है? तो गोसुंडी की बावड़ी है वो चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। दूसरी बात, इसका निर्माण किसने करवाया? श्रृंगार कंवर ने। अब वो श्रृंगार कंवर किसकी रानी थी? तो ये श्रृंगार कंवर महाराणा रायमल, जो चित्तौड़ के मेवाड़ के राजा थे महाराणा रायमल, उन महाराणा रायमल की पत्नी थी श्रृंगार कंवर। इन्होंने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। महाराणा रायमल के भाई थे महाराणा सांगा, और इन्हीं महाराणा सांगा के समय 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध होता है। और महाराणा विक्रमादित्य के बारे में आपको पता है, इनके समय 1534 ईस्वी में चित्तौड़ का दूसरा साका होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी एक उपाधि राव मालदेव की नहीं है? आपको नीचे 4 उपाधियां दी गई हैं। इनमें से कौन सी एक उपाधि है वो राव मालदेव की नहीं है? राव मालदेव की नहीं है। पहली है भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। राव मालदेव का शासनकाल था वो 1531 से लेकर 1562 तक था। मतलब महाराणा प्रताप के काल से थोड़ा पहले राव मालदेव का शासनकाल था। महाराणा प्रताप के काल के समकालीन थे वो तो राव मालदेव के बेटे राव चंद्रसेन थे। अब भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, यह उपाधि राव मालदेव की है। यह उपाधि राव मालदेव को किसने प्रदान की थी? तो बदायूनी ने प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी? बदायूनी। दूसरा, हसमत वाला शासक, फारसी इतिहासकार, उन्होंने राव मालदेव को हसमत वाला शासक कहा है। फारसी इतिहासकारों ने। फिर मारवाड़ का प्रताप मालदेव नहीं है। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है वो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप, इन्होंने ही अकबर से लोहा लिया था। ये भी जंगलों में प्रताप की तरह भागे थे, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसीलिए विश्वेश्वर नाथ रेव ने राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा था। और जो चारण इतिहासकार थे उन्होंने राव मालदेव को हिंदू बादशाह की उपाधि दी थी। चारण इतिहासकारों ने। तो ये था आज का अपना दूसरा क्वेश्चन, जिसमें राइट ऑप्शन है वो तीसरे नंबर का है कि मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है वो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के किस शासक ने दीवान ए फौजदारी अदालतें व जसवंत सागर, या जिस बांध को पिचियाक बांध भी कहा जाता है, तो मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने दीवान ए फौजदारी अदालतें व जसवंत सागर बांध का निर्माण करवाया था? तो मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह सेकंड, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह द्वितीय या जसवंत सिंह सेकंड ने जसवंत सागर बांध व दीवान ए फौजदारी अदालतों की स्थापना की थी। इन्होंने जसवंत सागर बांध का निर्माण करवाया था, वो करवाया था 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में इन्होंने जसवंत सागर बांध का निर्माण करवाया था। फिर आगे जसवंत सिंह प्रथम के बारे में तो पढ़ चुके हैं। अजीत सिंह के पापा थे, अजीत सिंह के पिता। और महाराणा उम्मेद सिंह ने सीतर के पैलेसों का निर्माण करवाया। उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया था, सीतर पैलेस का निर्माण
काल राहत कार्यों से राहत प्रदान करने के लिए। और फिर है सरदार सिंह। सरदार सिंह के बारे में इम्पोर्टेंट यही है कि इनके समय में सपनी अकाल पड़ा था। और इन्होंने ही राजस्थान का ताजमहल कहे जाने वाले जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूनागढ़ किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? वह कौन सा राजा था जिसने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था? राव कल्याणमल, राव लूणकर्ण, महाराजा री सिंह, गलत है, राय सिंह, महाराणा राय सिंह या फिर महाराजा करण सिंह। कौन से शासक ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था? तो जूनागढ़ किले का निर्माण 1589 ईस्वी से लेकर 1594 ईस्वी के बीच में महाराणा राय सिंह ने अपने एक मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया था। करमचंद को कहा था कि करमचंद अपने एक किले का निर्माण करवाना है, सारा कार्यभार तुझे सौंपता हूँ, जितना भी खर्चा हो सारी व्यवस्था तू देखेगा। मतलब ये करमचंद को सौंप दिया था इसका काम कि आपको ये सारा काम करना है। और करमचंद को पूछा, निर्माण तो मैं करा रहा हूँ, लोग मुझे याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे कि किले का निर्माण किसने करवाया, तो मैं क्या करूँ? तो करमचंद ने कहा, नो टेंशन रहो, मैं आपके लिए इस दुर्ग के पास में पत्थरों पर एक प्रशस्ति लिखवा दूंगा और लिखवा दूंगा कि दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने करवाया। तो ये करमचंद जी एक व्यक्ति को पकड़ कर लाए, विद्वान व्यक्ति जयिता। इन्हीं जयिता ने इस जूनागढ़ किले के पास में एक प्रशस्ति लिखी, राय सिंह प्रशस्ति, जो कि संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में। तो इस जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने करवाया था। राव कल्याणमल के बारे में आपको पता है कि 1544 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था, ग्रीष्ममेल का युद्ध, ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी का। उसमें ये राव कल्याणमल मालदेव की सहायता न करके शेरशाह सूरी की सहायता करते हैं, क्योंकि इन्होंने नागौर दरबार 1570 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला क्वेश्चन, विग्रहराज चतुर्थ। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने कहा था कि साहब जो विग्रहराज चतुर्थ का काल है ना, वो अजमेर के चौहानों के लिए स्वर्ण काल है। स्वर्ण काल मतलब इस समय ही ज़्यादातर राज्य का विस्तार किया गया, ज़्यादातर दुर्गों का निर्माण करवाया गया, महलों का निर्माण करवाया गया, जनता खुशहाल थी, उसी के आधार पर कहा गया। तो कौन सा व्यक्ति था जिसने कहा था कि अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल है, वो विग्रहराज चतुर्थ का काल है? तो जो इतिहासकार दशरथ शर्मा हैं वो कहते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ के समय अजमेर के चौहानों का जो कीर्ति थी वो एकदम ऊंचाइयों पर थी, तो वो काल उनके लिए स्वर्ण काल था। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में याद रखने के लिए बहुत चीज़ें हैं कि इन्होंने सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया था, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया था। इन्होंने बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया था, बीसलपुर बांध। इन्होंने इसके पास में गोकर्णेश्वर, बीसलपुर के पास में गोकर्णेश्वर मंदिर भी बनाया था। हरिकेली नाटक स्वयं विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था, हरिकेली। हरिकेली नाटक स्वयं विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। इनके दरबार में रहने व्यक्ति एक कवि नरपति नाल्लह ने विश्वदेव रासो नाम की ग्रंथ लिखा था। इनके ही दरबारी सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। तो इसीलिए तो इनके काल को अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दताणी का युद्ध कब लड़ा गया? अकबर व सिरोही के चौहान शासक
अकबर व सिरोही के चौहान शासक थे सुल्तान। इस अकबर व सुल्तान के बीच में 1583 ईस्वी में 1583 ईस्वी में दत्तानी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें सुल्तान विजय होता है। सुल्तान विजय होता है वो बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ ये है कि इसमें अकबर का साथ देने वाले थे जगमाल, अपने जो प्रताप के भाई, महाराणा प्रताप के भाई जगमाल ने अकबर की सहायता की थी। राय सिंह जो चंद्रसेन का बड़ा पुत्र था, राय सिंह, वो राय सिंह अकबर की सहायता करता है। एक कोल जगह पड़ती है कोलीवाड़ा, वहाँ के सामंत दांती सिंह ने अकबर की सहायता की थी। खुद अकबर की सेना थी, फिर भी वो सिरोही का चौहान शासक सुल्तान अपने एक सैनिक को गंवाते हुए, उसके सैनिक का नाम था समर सिंह, समर सिंह को गंवाते हुए ये युद्ध जीत जाता है। आपने नाम सुना होगा कवि दुर्सा आडा का, जो चारण कवि थे अकबर के, वो इस युद्ध में शामिल थे, दरबारी चारण कवि, और बाद में वो सुल्तान के पास में आ जाते हैं। तो दुर्सा आडा दरबारी जो चारण कवि थे अकबर के, वो दत्तानी के युद्ध में जब सुल्तान जीतता है, सुल्तान के पक्ष में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण, जिसमें 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा ठिकाने को मिलाया गया, उसमें प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? जब इन 4 रियासतों को मिलाया गया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, तब सबको राजी रखना जरूरी था, क्योंकि चारों अलग अलग रियासतें थी, उनका अलग अलग अपना अस्तित्व था, लेकिन आज के बाद में वो एक होने जा रही थी और मत्स्य संघ नाम से एक नए राज्य का निर्माण करने वाली थी। तब कहा कि हम राजधानी बना देते हैं अलवर को। अलवर को राजधानी घोषित किया गया और कहा, भरतपुर ने कहा हमारा क्या करोगे? तो भरतपुर में कहा आपके यहाँ पर उद्घाटन कर देते हैं, भरतपुर के यहाँ पर उद्घाटन कर देते हैं। धौलपुर ने कहा हमारा, तो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह थे उसमें, धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को कहा आपको हम राज प्रमुख बना देते हैं, राज प्रमुख बना देते हैं। और करौली के राजा थे उसमें गणेश पाल, करौली के राजा गणेश पाल, उनको उपराज प्रमुख बना दिया गया। अब का प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री तो उस समय अलवर और उत्तरी पूर्वी राजस्थान के यशस्वी नेता शोभाराम कुमावत को ही बनाया जाना था। कद्दावर नेता थे शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत मूलतः अलवर के थे, अलवर को ही राजधानी बनेगी। उद्घाटन भरतपुर में 18 मार्च 1948 ईस्वी को किया गया। धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख का पद दिया गया और करौली के राजा मदन पाल को उपराज प्रमुख का पद दिया गया था। तो ये था अपना मत्स्य संघ, जिसका प्रधानमंत्री बनाया गया था वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय भाग कहाँ पर लिखा था? राजस्थान में लिखा था, पर राजस्थान में कहाँ पर? तो देखो, सर्वप्रथम मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले राजस्थान में 1865 ईस्वी में करौली में आए थे, करौली के राजा मदन पाल के बुलाने पर, करौली के राजा मदन पाल के बुलाने पर। उसके बाद में वो दोबारा भरतपुर में आए थे, भरतपुर में आए थे। भरतपुर के बाद में उन्हें महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कविराज श्यामल दास जी ने उदयपुर बुलाया था। और जब वो उदयपुर आते हैं, उदयपुर में नौलखा बाग में रहते हैं, गुलाब बाग में रहते हैं, और वहाँ पर ही इन्होंने अपने जो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश था, सत्यार्थ प्रकाश, उसका द्वितीय भाग लिखा था गुलाब बाग उदयपुर में, महाराणा सज्जन सिंह के टाइम। अगला क्वेश्चन, युवराज के प्रथम विवाह पर सामंतों द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? राजस्थान की प्रशासनिक या सामंती व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन है कि जब युवराज के प्रथम, देखो व्यवस्था होती थी कि सामंत
राजा के प्रति किन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा और राजा सामंत की किस प्रकार ध्यान रखेगा, उसका आदर सत्कार करेगा। ये उसके आपस में उनको बीच में जोड़ने वाली कड़ी थी। अब कहा गया कि युवराज के विवाह पर सामंत है वो राजा को कर देगा, लेकिन बोला गया सर एक राजा के तो युवराज 40-40, 50-50 होते हैं। सामंत ने कहा मैं कब कब कर दूं। तो बोला कि जो अगला राजा बनने वाला है, अगला राजा कौन बनता है, बड़ा बेटा, तो बड़े बेटे के विवाह पर। अब का सर बड़े बेटे तो है वो तो 5 विवाह करे, 10 विवाह करे, हर बार देना पड़ेगा कि नहीं। तो युवराज है, बड़ा बेटा है, वो जो प्रथम विवाह करता है उस पर सामंत को कर देना पड़ेगा, और उस कर का नाम था नजराना। उस कर का क्या नाम था, नजराना। तो सर गनीम बराड़ क्या है कि युद्ध के समय सामंत राजा को जो कर देता है वो गनीम बराड़ कहलाता है। न्योत कर ये राजकुमारियों की शादी के समय दिया जाता था सामंतों द्वारा। अब वही बात, कौन सी राजकुमारी, तो देखो कन्या को पवित्र माना जाता था, कन्यादान को पवित्र माना जाता था। तो सामंतों ने कहा कि जितनी भी राजकुमारियां होगी प्रत्येक की शादी पर हम कर देंगे। तो न्योत कर प्रत्येक राजकुमारी की शादी पर सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। हुक्मनामा क्या है कि मारवाड़ में जब किसी भी एक सामंत की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में जब नया सामंत बनता है तो उसकी जो तलवार बंधाई की रस्म होती है उस समय या उसके बाद में वो नया सामंत राजा को कुछ कर देता है कि साहब आज के बाद में राजा मैं हूँ, यहाँ का सामंत मैं हूँ, याद रखना। तो वो हुक्मनामा कहलाता था। ये हुक्मनामा मारवाड़ का नाम, मारवाड़ में उसे हुक्मनामा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बिजोलिया किसान आंदोलन का कौन सा चरण असुमेलित है। बिजोलिया किसान आंदोलन के जो चरण हुए थे उनमें कौन सा चरण है वो असुमेलित है। तो प्रथम चरण 1897 से 1915 सही है। द्वितीय चरण 1915 से 1923 सही है। तृतीय चरण 1923 से 1941 ये भी सही है। सर चतुर्थ चरण हुआ भी नहीं था। 1941 में इन आंदोलनों के नेताओं की ज़्यादातर बातें मान ली गई और आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो इसका चतुर्थ चरण हुआ ही नहीं था, उसके कुल 3 ही चरण हुए थे। तो जो अपना राइट आंसर है वो चौथा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सभ्यता स्थल से सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए थे। राजस्थान में ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर खुदाई करने पर सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए, क्योंकि प्राचीन समय के लोग पूजा भी करते थे, पूजा पाठ धार्मिक कार्य भी करते थे, मतलब मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। आहार सभ्यता, बेराट, गणेश्वर या कालीबंगा। तो मैं आपको बता दूं कि विराट सभ्यता जो कि विराटनगर जयपुर में पड़ती है, जो कि एक मौर्यकालीन सभ्यता स्थल है, मौर्यकालीन। इस विराट सभ्यता से सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विराट सभ्यता के 2 उत्खनन स्थल याद रखना, एक बीजक की पहाड़ी और एक भीम की डूंगरी। बीजक की पहाड़ी और एक भीम की डूंगरी, ये दोनों उत्खनन स्थल है वो विराट सभ्यता से संबंधित है। चलते हैं अगले आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्पल राज, कवि वृष या वाकपति राज इत्यादि उपाधियां मालवा के किस परमार शासक की थी। मालवा का वह कौन सा परमार शासक था जिसकी इतनी सारी उपाधियां थी, और भी 3-4 उपाधि थी लेकिन इंपॉर्टेंट यही थी। उत्पल राज, कवि वृष या वाकपति राज। राजा सिंधुराज, वाकपति राज, राजा मुंज या राजा भोज, किसकी उपाधियां थी। तो ये सारी उपाधियां मालवा के परमार राजा मुंज की थी। मालवा के परमार राजा मुंज की थी। यह मालवा का परमार राजा मुंज वही है जिन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण करके उसमें मेवाड़ के राजा शक्ति कुमार को हराया था। शक्ति कुमार को हराया था और इसी राजा मुंज के वंशज, राजा मुंज का भाई था राजा सिंधुराज, और राजा सिंधुराज का बेटा था राजा भोज। उस राजा भोज को इस राजा मुंज ने गोद लिया था और इसी राजा भोज ने चित्तौड़ में शमीदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मोकल मंदिर, अद्भुत जी का मंदिर, उसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। एक अभिलेख मिलता है 997 ईस्वी का, हस्तिकुंडी का अभिलेख।
उसमें एक धवल नाम का राठौड़ राजा है। वो कहता है कि साहब जब मुंज ने मेवाड़ पर हमला किया था ना, उस समय मैंने अपने पैर पीछे नहीं खींचे थे, मैंने शक्ति कुमार की सहायता की थी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि हस्ती कुंडी का अभिलेख कब का है, तो हस्ती कुंडी का अभिलेख पाली से मिला था 997 ईस्वी का। उसमें धवल नाम का राठौड़ राजा कहता है कि जब मुंज ने मेवाड़ पर हमला किया तब मैं शक्ति कुमार की तरफ था, शक्ति कुमार की मैंने सहायता की थी, फिर भी क्या करें, हार गए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला सदस्य महारानी गायत्री देवी जयपुर के किस शासक की पत्नी थी? जयपुर के किस शासक की पत्नी थी लोकसभा की प्रथम महिला सदस्य महारानी गायत्री देवी? मान सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय या जगत सिंह द्वितीय? तो जयपुर के शासक या भारत की स्वतंत्रता के समय जयपुर के शासक थे वो मान सिंह द्वितीय थे। मान सिंह द्वितीय 1922 से लेकर 1972 तक शासक रहे थे। वैसे 1947 में आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन 1972 में इनकी मृत्यु होती है। तो ये मान सिंह द्वितीय की रानी थी। और महारानी गायत्री देवी बंगाल की राजकुमारी थी। कहाँ की? बंगाल की राजकुमारी थी। और ये मान सिंह की तीसरी पत्नी थी। मान सिंह की तीसरी पत्नी थी महारानी गायत्री देवी। और जब 1662 ईस्वी में चुनाव होते हैं तो लोकसभा की प्रथम महिला सदस्य बनती है। किस पार्टी से? तो स्वतंत्र पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1932 ईस्वी को जोधपुर में भारतीय झंडा किसने फहराया था? वह कौन सा व्यक्ति था जब भारत आज़ाद हुआ था उससे ही पहले जोधपुर नाम के एक देश में भारतीय झंडा फहराया था? उसमें जोधपुर देश था, जोधपुर रियासत थी, वहाँ का शासक था, तो वहाँ पर भी भारतीय झंडा फहराया था। ऐसा कौन सा व्यक्ति था? तो सगनराज चौपासनीवाला ने 26 जनवरी 1932 ईस्वी में जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था। ये सगनराज चौपासनीवाला वही है जिस समय मारवाड़, एक समय याद रखना, एक मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी 1931 ईस्वी में। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी 1931 ईस्वी में। सही डेट याद रखो तो 10 मई 1931 ईस्वी को। उसके अध्यक्ष थे भीमराज पुरोहित, उसके मंत्री थे मानमल जैन, संस्थापक जयनारायण व्यास थे उस मारवाड़ यूथ लीग के। अध्यक्ष भीमराज पुरोहित, मंत्री मानमल जैन और संस्थापक जयनारायण व्यास। किसके? मारवाड़ यूथ लीग के। मतलब मारवाड़ के युवा लोगों को इकट्ठा करना, आंदोलनों में शामिल करना, देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना। लेकिन जब अंग्रेजों ने इस प्रकार की सभा के बारे में नाम सुना तो वो इस प्रकार की सभा गठन करने देती नहीं थी कि कोई हमारा विरोध करे। तो सगनराज चौपासनीवाला ने क्या किया कि 1932 ईस्वी में, सगनराज चौपासनीवाला नहीं, 1931 के लास्ट में ही इन्होंने एक बाल भारत सभा, कि इसका नाम रख देते हैं बाल, मतलब बालक, छोटे बालक, कोई नहीं रोकेगा सभा को, कि बालकों की सभा है। इन्होंने 1931 ईस्वी में बाल भारत सभा का गठन किया। ये सेम मारवाड़ यूथ लीग का ही परिवर्तित नाम है, बाल भारत सभा। इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में सगनराज चौपासनीवाला करते हैं और यही 26 जनवरी 1932 ईस्वी को जोधपुर में भारतीय झंडा फहराते हैं। अब सर 26 जनवरी को क्यों फहराया? आपको पता होगा कि 29 और 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था, उसकी अध्यक्षता नेहरू जी फरमा रहे थे। तब नेहरू जी ने कहा था कि अगले महीने का लास्ट रविवार जिस दिन पड़ेगा उस दिन हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो अगला महीना दिसंबर के बाद में जनवरी 1929 के बाद में 1930, और वो दिन आया 26 जनवरी, अंतिम रविवार 26 जनवरी को था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसी के क्रम में 26 जनवरी 1932 ईस्वी को जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था सगनराज चौपासनीवाला ने। तो ये थे आज के अपने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हर प्रश्न कॉपी में नोट करते जाइए और उसका बार बार रिवीजन करते जाइए। आज की क्लास अपनी इतनी ही थी।
फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।